Hello, good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. But उसके पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ. होप आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी. ड्यू टू सम फैमिली फंक्शंस आई वाज अनेबल टू टेक लेक्चर्स, बट धीरे धीरे हम छूटे हुए पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे. और आज से हम 21 अक्टूबर 2024 का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं. Let's get started. First news is, what do the Atlantic Ocean hurricane forecast foretell for India? बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में एल नीनो ला नीना का कनेक्शन बताया गया है एटलांटिक ओशियन के हरिकेन से, साथ के साथ उसको इंडिया से भी रिलेट किया गया है. तो इस पूरे एडिटोरियल को समझने के लिए पहले हम एल नीनो और ला नीना को समझते हैं. बेसिकली एल नीनो और ला नीना पैसिफिक ओशियन में होने वाले फेनोमेनन्स हैं. होता क्या है कि हम सब जानते हैं जो पैसिफिक ओशियन वाला रीजन है, यूं कह लो इक्वेटर वाला रीजन है, वहां पर ट्रेड विंड्स चल रही होती है. ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन यूजुअली ये रहता है वेस्टवर्ड. सो जब ये ट्रेड विंड्स अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है तो ये एक रेगुलर फेनोमेनन होता है, न्यूट्रल कंडीशन रहती है, जिसमें पैसिफिक ओशियन का जो वेस्टर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट, वहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, और जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ये यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है. ये तो हुई न्यूट्रल कंडीशन. बट समटाइम्स देखा गया है कि जो ट्रेड विंड्स हैं, जो मैंने ये डायरेक्शन बताया ट्रेड विंड्स का, ये ट्रेड विंड्स अपनी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं. अपनी इंटेंसिटी को ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेती है, स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाती है. जब ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस कंडीशन को बोला जाता है ला नीना. ला नीना में यूजुअल से ज्यादा लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास बनता है, और यूजुअल से और भी ज्यादा हाई प्रेशर, इंटेंस हाई प्रेशर क्रिएट होता है साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास. सिमिलरली अगर हम एल नीनो की बात करें तो इस टाइम पर जो ये ट्रेड विंड्स हैं वो अपने न्यूट्रल कंडीशन से भी वीक पड़ जाती है. वीक होने की वजह से अगर ट्रेड विंड्स वीक होंगी तो क्या होगा, जो पैसिफिक ओशियन की वाटर है जो शिफ्ट होकर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास जाके इकट्ठा होता है, वहां पे गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से वहां का प्रेशर जो रहता है वो लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और साउथ अमेरिका के पास हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है. ये उतना ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा, मतलब कि चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी. ट्रेड विंड्स अपने साथ गर्म पानी को नहीं ले जा पाएंगी, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास हाई प्रेशर बन जाएगा और साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास लो प्रेशर बन जाएगा. ये तो कंडीशंस हुई. अब हमें एल नीनो और ला नीना को हरिकेन से कनेक्ट करना है. होता क्या है, जब जो ईयर एल नीनो को ऑब्जर्व किया गया है उस ईयर में देखा गया है कि जो हमारे हरिकेन्स हैं, अटलांटिक ओशियन में हरिकेन्स की जो सिचुएशन है वो कम देखने को मिलती है. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, एल नीनो वाले ईयर्स में अटलांटिक ओशियन में हरिकेन्स डेवलप नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग, ला नीना वाले ईयर में अटलांटिक ओशियंस में और कैरेबियन आइलैंड वाले रीजन में हरिकेन्स डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. ऐसा अभी तक की स्टडीज से कनेक्ट करके ऑब्जर्व किया गया है. बट अभी जो आज का जो एडिटोरियल आया है वो ये बात कर रहा है कि जो अभी तक की स्टैब्लिश्ड स्टडी है कि जो एल नीनो है वो हरिकेन्स को कम करता है और ला नीना हरिकेन्स को बढ़ाता है. ये इन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है, मतलब कि सिचुएशंस अपोजिट होती हुई नजर आ रही है. क्यों? क्योंकि जो 2023 का ईयर था वो एल नीनो का ईयर था, लेकिन उसी साल फोर्थ लार्जेस्ट हरिकेन्स देखने को मिले थे हमें अटलांटिक ओशियन में. साथ के साथ जो अभी का साल है वो ला नीना का ईयर है, और ला नीना में हमें हरिकेन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट इस साल हमें हरिकेन्स देखने को नहीं मिल रहे. तो कहीं ना कहीं इसमें और भी इन डेप्थ साइंटिस्ट लोग आगे आने वाले समय में ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद इस चीज का कंक्लूजन निकालेंगे. हमें इस एडिटोरियल को कनेक्ट करना है अपनी फोरकास्टिंग सिस्टम से. ऐसा बताया जा रहा है कि जब हमारे फोरकास्टिंग सिस्टम इतने अच्छे डेवलप रहते तब जाके हम हरिकेन्स, टाइफून्स
और साइक्लोन्स वगैरह के बारे में हमें पता चल पाता है कि आने वाले समय में कौन सा क्लाइमेट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। उस तरह से हम अपने डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को, सारी चीजों को उस हिसाब से डेवलप करेंगे और उसका मिटिगेशन लेवल उतने अच्छे से कवर किया जाएगा। इस पूरे एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया है। और अगर इस चीज को इंडिया से कनेक्ट किया जाए तो इंडिया के बारे में ऐसा बताया गया है कि इंडिया ने अपने फोरकास्टिंग सिस्टम को पहले से बहुत बेहतर बना लिया है, धीरे धीरे उसे और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम कहीं ना कहीं उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। हम नेशन वाइड फोरकास्टिंग तो अच्छी कर लेते हैं, बट रीजनल फोरकास्टिंग में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अगर हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करना है, जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं, सिचुएशंस जैसी बन रही हैं, हमें एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिल सकते हैं, हीट वेव्स हो गई, लैंडफॉल्स हो गए, फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो गई। ये सारी चीजें रीजनल बेसिस पर ज्यादा काम करती हैं। फ्लैशबैक फ्लड हो गया, इन सबको टैकल करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए। मतलब नेशन वाइड से हमें शिफ्ट करने की जरूरत है रीजन बेसिस पर, ताकि हम अपनी क्लाइमेट से रिलेटेड मिटिगेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो एफर्ट्स है, ये एक डेवलपिंग नेशन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिकली हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे पास मिडिल इनकम वाले जो घर है वो ज्यादा है, जिनके पास पैसा कमाना, अपनी लाइवलीहुड को स्टेबिलिटी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ऐसी कंट्रीज को अपना फोरकास्टिंग सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, फोरकास्टिंग में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाहिए, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस की पॉपुलेशन है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख पाए। इस पूरे एडिटोरियल में यही सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? ऑन क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशंस। बेसिकली आने वाले समय में हमें UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज का जो समिट है, 29 समिट है, 29 कॉप बोल लो, वो देखने को मिलेगी। इसी रिगार्डिंग उस पर उसका जो मेन मुद्दा रहेगा वो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड होगा। अभी तक के लिए ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के, चाहे उसका रीजन जो कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जियोग्राफी। हम सब देख सकते हैं जो ग्लोबल साउथ वाला रीजन है वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशन से मिलकर बना है, और ग्लोबल साउथ वाला रीजन ही अपने लोकेशन के कारण, फॉर एग्जांपल वहाँ की जो मोस्टली जो सदर्न पार्ट्स हैं कंट्रीज के, वो कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन्स है। सो अगर थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1-2 टेम्परेचर से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? सी लेवल का टेम्परेचर बढ़ेगा। सी लेवल के टेम्परेचर से बढ़ने से जो कोस्टल रीजन की एरियाज है, स्टेट्स हैं, वो निगेटिवली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएंगे। ये चीज तो पहले देखी गई कि आखिर सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन हो गया, वो हो गए डेवलपिंग नेशंस। दूसरी चीज ये देखी गई, अगर आप एमिशन का देखें कंट्रीब्यूशन लेवल, कि कौन सी कंट्रीज ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो गया, सो दैट आर डेवलप्ड नेशंस। हालांकि डेवलप्ड नेशंस में पॉपुलेशन भी कम है, स्टिल उन्होंने 1890 से लेकर के अभी तक अप्रोक्स 57% जो लेवल है कंट्रीब्यूशन का ग्रीन हाउस गैसेस का, वो डेवलप्ड नेशन से आ रहा है। जबकि डेवलपिंग नेशन में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा है, स्टिल उनके पास फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमने 2009 में कोपेनहेगन कन्वेंशन के दौरान क्लाइमेट फाइनेंस की बात की थी। चाहे वो पब्लिक, चाहे प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंटल, किसी भी जगह से, रीजनल, लोकल लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर, कहीं से भी कंट्रीब्यूशन आए जो कि पैसा मिलाकर हमें क्लाइमेट को मिटिगेट और क्लाइमेट को टैकल करने के लिए यूज किया जाए, इसे बोला जाता है क्लाइमेट फाइनेंस। सो कोपेनहेगन 2009 वाले समिट में हमने डिस्कशन किया था क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के, बट स्टिल अभी तक उसमें इतना अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उस टाइम पे प्रॉमिस किया गया था कि डेवलपिंग नेशंस को $100 मिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे हर साल, ताकि वो क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों से टैकल कर सके, बट स्टिल अभी तक उसमें कोई भी अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ है।
इसके पीछे के कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जरूरत है कि हम अपनी जो प्रोसेस है कि हम सिर्फ पैसा कमिट कर देते हैं। हमें जरूरत है हम प्रॉपरली उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस सेक्टर में कितना क्लाइमेट फाइनेंस यूज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम बिग पिक्चर को देखेंगे तब जाके क्लाइमेट फाइनेंसेस की नीड और उसे किस तरह से यूज किया जा रहा है उस चीज की चेकेबिलिटी हमें पता चलेगी, तब जाके क्लाइमेट फाइनेंस का जो फंड है वो हमें ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। कुछ चीजों को एश्योर करने की जरूरत है। जो आने वाला समय उसमें समिट जो होगा उसमें ये भी जरूरत है कि हम ये भी डिफाइन करें कि हम सिर्फ पैसे को डाइवर्सिफाई होता हुआ ना शो करें। मतलब कि किसी फील्ड से पैसा आया जो ऑलरेडी अलॉटेड था, उसे हम किसी भी तरह से क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करके बता रहे हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर न्यू एंड एडिशनल मनी एज अ ग्रांट हमें प्रोवाइड होना चाहिए, तब जाके वो पैसा क्लाइमेट के लिए यूज हो। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम फंड का अगर पूरा एक सर्वे कंडक्ट करें तो एक एक तरफ रहते हैं लोन्स, दूसरी तरफ होते हैं ग्रांट्स। लोन्स हमें कभी ना कभी चुकाने पड़ते हैं, बट ग्रांट्स के साथ हमारे ऊपर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, जबकि लोन्स का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट फाइनेंस में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रांट्स। सो हमें इस चीज को भी शिफ्ट करने की जरूरत है कि हम लोन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। ये पूरा आर्टिकल जो है ये आने वाले समय में जो नवंबर 11 टू 22 एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है UNFCCC की, उसके बारे में डिस्कस किया गया। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैट्यू सिग्निफाई। बेसिकली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेमाइस में नया न्यू लेडी जस्टिस का जो स्टैच्यू है वो अनवेल किया है। पहले क्या था, अभी पहले मैं आपको ये है नया स्टैच्यू। पहले का स्टैच्यू क्या होता था, उसमें वो वेस्टर्न कल्चर से या यूं कह लो कॉलोनियल एरा से ज्यादा अपना कनेक्शन रखता था। उस स्टैच्यू के अंतर्गत हमने एक लेडी को ब्लाइंड फोल्डेड रखा था और उनके एक हाथ में वो था तराजू, दूसरे हाथ में स्वॉर्ड थी। ये जो है ये कॉलोनियल एरा को दिखाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो स्टार्टिंग में क्या था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी कहीं ना कहीं वहां का जो लीगल सिस्टम था वो जुडिशियरी से ज्यादा इंटरफेयर था। मतलब कि अगर लीगल सिस्टम कुछ गलत काम करता है, स्टेट अगर अपने कोई गलत एक्शंस उठाता था फिर भी वहां की जुडिशियरी अपनी आंख बंद करके रखती थी। यहाँ से एज अ सटायर ये जस्टिस लेडी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। 17th-18th सेंचुरी में रेनेसां के बाद इस सटायर को रीडिफाइन किया गया। ऐसा बोला गया कि जस्टिस लेडी के सामने हर कोई इक्वल है। मतलब कि वो ये नहीं देखती है कि कौन है, क्या स्टेटस है, क्या कास्ट है, बस उसके ऊपर आंखों की पट्टी बंधी हुई है और वो प्रॉपर इक्वली सबको जस्टिस प्रोवाइड करती है। साथ के साथ जो एक हाथ में स्वॉर्ड था वो डिफाइन करता था कि जस्टिस किसी के साथ, जो जस्टिस लेडी है वो किसी के साथ गलत नहीं करने वाली है। जो समाज में गलत चीजें हैं एग्जिस्ट करती है उन सब से वो लड़ने की ताकत रखती है। ये था हमारा पुराना जो था जस्टिस लेडी, वो सिग्निफाई कर रहा था। बट अभी प्रेजेंटली हमने न्यू लेडी जस्टिस के स्टैट्यू को अनवेल किया है। इसको अगर देखें तो सबसे मेजर चेंज जो लाया गया है वो है ड्रेसअप में। हमने उस लेडी को एक इंडियन स्वरूप देने की कोशिश की है, जिसके तहत हमने लेडी को साड़ी पहनाई है। ये हमें दिखाता है कि हम कॉलोनियल एरा को छोड़ चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये दिखाई जा रही है वो ये है कि जो ब्लाइंड फोल्डेड थी अब हमने उनकी काली पट्टी हटा दी है। इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले इंडिया अपने कॉलोनियल एरा के कारण उन्हीं प्रैक्टिसेस को अपनी कंट्री में प्रैक्टिस कर रहा था। बट अभी क्या है, इंडिया की जो सोसाइटी है वो काफी डाइवर्स है।
हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग प्रोसेसेस रखे, अलग अलग प्रोविजंस रखे हैं जो अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। सो अगर हमने अलग अलग प्रोविजन रखे हैं तो हर एक पर्सन की सिचुएशन अलग हो जाती है, हर एक पर्सन का केस टू केस बेसिस पर हमें इक्वालिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। सो कानून की आंख खुले रहने चाहिए। ब्लाइंड फोल्डेड होने की वजह से सबको वो इक्वल उस पे रखती है, बट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रोवाइड करता है, इस चीज की परमिशन देता है कि आप रिजर्वेशन रख सकते हो, आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, निगेटिव सेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमने ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया है। दूसरी चीज, इनके एक हाथ से तलवार को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुकलेट रखी गई है। ये सिग्निफाई करता है कि जो आपका समय है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही सर्वोपरि है। कोई भी इंसान अपने हिसाब से पीस और सब चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए एक्शंस नहीं उठा सकता है। जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाइड है, लॉ में जिन्हें लिखा गया है, उस हिसाब से ही सबको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो हुआ लेडी जस्टिस के बारे में। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पेटिशन फाइल की गई जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रोक्स 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। आने वाले 3 सालों में इसे किसी भी तरह से क्या केसेस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्या जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये पॉसिबल तो है, ऐसा तो करना ही चाहिए, बट कुछ चैलेंजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट फेस कर रहा है। पहला चैलेंज ये है कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को लेकर मेमोरेंडम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिले कर रही है। इस वजह से कॉलेजियम सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कि जो जजेस है उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जजेस के अपॉइंटमेंट करने की प्रोसीजर। तो अगर जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट वर्क नहीं कर पा रहे। वर्क ना करने की वजह से ओवरबर्डन होता जा रहा है और आने वाले समय में केसेस बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। पहला जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साइड से डिले किया जा रहा है जजेस के अपॉइंटमेंट में। सेकेंड थिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। बेसिकली जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके सिर्फ 25% रिप्रेजेंटेटिव है। साथ के साथ अगर विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो सिर्फ 15% विमेन्स ही सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर रही है। सो ये एक मतलब कि एक मेजर सेक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। सो आने वाले समय में इस चीज को लेकर भी प्रोविजन बनाने की जरूरत है। सेकेंड थिंग एंड द थर्ड थिंग इज जो हाई कोर्ट्स है उनमें मेजरली अपनी 60 to 40% की कैपेसिटी के साथ वर्क कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं वैकेंसीज है। सो वैकेंसीज होने की वजह से हाई कोर्ट ओवरबर्डन हो जा रहे हैं और अपनी अटमोस्ट कैपेसिटी के साथ परफॉर्म करने के बावजूद भी केसेस की पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। सो इन सारी चीजों को रिजॉल्व करके ही हम आने वाले समय में जो हमारे 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के सामने उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज चॉइसेस इन अ वर्ल्ड बिकमिंग बायपोलर अगेन। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में बायपोलर वर्ल्ड को बताया गया है। पहले क्या था, 1991 के टाइम पे बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 के बाद, वर्ल्ड जो था वो 2 ग्रुप्स में बढ़ चुका था। एक यूएसए, सेकेंड इज यूएसएसआर। बट उस टाइम के बायपोलैरिटी में और अब की बायपोलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पर एक आयरन कर्टेल के जैसे वर्ल्ड 2 ग्रुप्स में बटा हुआ था। दोनों पोल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं था। बट अगर आज की बात की जाए तो आज भी वर्ल्ड जो है वो 2 पोलर में बटता हुआ नजर आ रहा है। पहला यूएसए, दूसरा चाइना। बट दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शंस हैं, दोनों कोऑपरेट करती हैं, दोनों ट्रेड करती हैं, दोनों की इकोनॉमीज कहीं ना कहीं मिक्स्ड है। तो देखा जाए तो जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ 1991 1990s के बाद, सो हम शिफ्ट हुए कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की तरफ। पूरा वर्ल्ड
ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होने लगी। ग्लोबली इंटरकनेक्टिविटी बहुत लेवल तक बढ़ गई। उस समय पर 1991 से लेकर करीब एक डिकेड के लिए यूएसए की हेजीमनी स्टैब्लिश थी। सिंगल पोलर वर्ल्ड पर चीजें गवर्न की जा रही थी, यूएसए ही सारी चीजों को गवर्न कर रहा था। बट 2008 के बाद क्या हुआ, यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस आया, इकोनॉमिक कंडीशन वहां की हेली डोली। उसी दौरान जो है वो चाइना अपने इमर्जिंग स्टेट पर था, उसे बैकिंग मिल गई और कहीं ना कहीं चाइना एक तरह से इमर्ज आउट हो गया। आज का करंट सिनेरियो देखा जाए तो वर्ल्ड बायपोलर कंडीशंस में ही प्रिवेल कर रहा है। बट तब की कंडीशन और आज की कंडीशन में बहुत फर्क है। उसके पीछे रीजन ये है कि यूएस एंड चाइना आर अगेन गोइंग फॉर ग्लोबल हेजेमनी। दोनों कंट्रीज ग्लोबल हेजेमनी, ग्लोबल को अपने हिसाब से गवर्न करने की कोशिश, अपनी हेजेमनी, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्शन कैसा है कि यूएसए जो है वो चाइना का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, पहली चीज। दूसरा, दूसरा ये है कि चाइना के पास आज भी सबसे ज्यादा यूएसए ट्रेजरी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सेकेंड कनेक्शन। थर्ड कनेक्शन ये है कि यूएसए सेंड्स मोर टूरिस्ट टू चाइना देन टू एनी अदर एशियन कंट्रीज। मतलब कि ये एग्जांपल्स ये शो कर रहे हैं कि दोनों जो पोल्स हैं आज की सिचुएशन में वो आयरन कल्टेल के रूप में नहीं है, एकदम सेपरेटिस्ट या यू कह ले कि तब के समय की जैसा बायपोलर वर्ल्ड आज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दोनों के बीच में कनेक्शंस हैं। इसी बीच अगर देखा जाए जो ये बायपोलरिटी स्टैब्लिश हुई है, इस बीच इंडो पैसिफिक वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेशली जो चाइना है वो अपनी हेजीमनी और स्टैब्लिश करना चाहता है। वो चाहता है कि इस पूरे रीजन में सबसे सुप्रीम इकोनॉमिक पावर मेरे पास हो। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत उसके पास नेवी सबसे स्ट्रांग हो और वहां चाइना की नेवी ही वहां पे सारे फंक्शन करे, सारे ऑपरेशंस चाइना की नेवी के अंतर्गत आए। ये तीन एम चाइना के हैं। इसी बीच एक साइड तो चाइना के हमने वो समझ लिए, सेकेंड साइड अगर ये सब करने में चाइना सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं चाइना आगे बढ़ जाएगा यूएसए के कंपैरिजन में। चाइना कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएगा। सो इसी को काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या किया, क्वाड ग्रुपिंग बनाई। क्वाड ग्रुपिंग स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही बनाई गई। इस रीजन को मतलब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रखने के लिए क्वाड ग्रुपिंग में यूएसए, जापान और हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों डेमोक्रेसीज एक साथ आई और फ्री, ओपन फॉर ऑल एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक के मोटो के साथ ये आगे बढ़ी। बट हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हम चाइना के डायरेक्ट नेबर हैं, हमारी बाउंड्री चाइना के साथ लगती है। जो चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो रीजन हमारे लिए काफी सेंसिटिव है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो हम अगर इस तरह से बायपोलर वर्ल्ड में यूएसए की तरफ ज्यादा शिफ्ट दिखाएंगे तो ये चाइना को इंडिकेशन मिल सकता है और चाइना हमारे ऊपर डायरेक्ट हमारे लिए एक हार्मफुल नेबर साबित हो सकता है। सो चाइना को इंडिया को बहुत सोच समझ के इस बायपोलर वर्ल्ड में डिसीजंस लेने चाहिए। हालांकि तब के जैसी सिचुएशंस डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट स्टिल बॉर्डर इश्यूज को देखते हुए हमें चीजों को प्रॉपर गवर्न करने की जरूरत है। साथ के साथ अभी का जो ये बायपोलर वर्ल्ड में डिवाइडेड कंट्रीज है, ये आइडियोलॉजीज का बेसिस नहीं है। उस टाइम पर जो वर्ल्ड था वो आइडियोलॉजी पर था। यूएसए चाहता था डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, यूएसएसआर चाहता था सोशलिज्म को प्रमोट करना। बट आज की कंडीशन अलग है। चाइना किसी भी एंगल से कम्युनिज्म को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा है। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेटिज्म, अपने फेवर में जो भी कंडीशंस हैं उस पर चलने की बात कर रहा है। चाइना हर एक सिचुएशन में सिर्फ अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करना चाहता है, नथिंग एल्स। हालांकि यूएसए ने ट्राई किया था कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए बट वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। सो
अभी का जो बाइपोलर वर्ल्ड है वो आइडियोलॉजीज पर बेस्ड भी नहीं है, इसलिए इंडिया को बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इंडिया फर्स्टली अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। PM opens 3 airports in छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अंडर उड़ान स्कीम। बेसिकली छत्तीसगढ़ के सरगुजा रीजन में, मध्य प्रदेश के रीवा रीजन में और उत्तर प्रदेश के सारंगपुर वाले रीजन में 3 नए एयरपोर्ट्स PM के द्वारा इनॉग्रेट किए गए, स्टार्ट किए गए उड़ान स्कीम के तहत। ऐसा माना जा रहा है कि मतलब कि जब एयरपोर्ट्स बने, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह बढ़ पाएगा, रीजन का डेवलपमेंट होगा, लोकल्स के जो लोकल्स हैं उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार उड़ान स्कीम को देखा जाए तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उड़ान स्कीम चालू की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत एविएशन मार्केट को रीजनल बनाने की बात की गई थी, मतलब कि जो भी अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स है उनको मेन स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाए, उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाए, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव था। फीचर्स देखा जाए तो ये जो स्कीम है उड़ान स्कीम, इसे 10 साल तक चलाने की बात की गई थी, कनेक्टिविटी को बढ़ाना और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने की बात की गई थी। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी तीनों ने मिलकर फाइनेंसेस कंट्रीब्यूट किए और उस हिसाब से उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट इंटरनेशनल मैराथन इन कश्मीर अट्रैक्ट 1700 रनर्स। बेसिकली कश्मीर में एक इंटरनेशनल मैराथन ऑर्गेनाइज की गई। इस दौरान 1700 एथलीट्स वहां प्रेजेंट रहे, रनर्स प्रेजेंट रहे, इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल एथलीट्स भी वहां प्रेजेंट रहे। ये शो करता है कि कश्मीर आने वाले समय में कितने स्पीड से ग्रो करने की बात कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो वहां के लोकल जो स्पेशलिटी है वो ग्लोबल लेवल पर उसकी पहचान बढ़ेगी। जब बाहर किसी देश से वहां पे लोग आएंगे, मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां के लोकल क्यूजिन्स, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, लोकल वहां की जो ब्यूटी है उन सबको ग्लोरीफाई करेंगे अपने अपने कंट्रीज में वापस जाके, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में टूरिज्म भी प्रमोट होगा। टूरिज्म प्रमोट होने से वहां के लोकल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से जो भी वहां के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी या एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो ज्यादा अपना रुख रखते हैं वो सब छोड़ करके उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रेस्प करके इकोनॉमिक स्ट्रीमलाइन में जुड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं कश्मीर का भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज वाराणसी विल इमर्ज एज अ हेल्थ केयर हब, पीएम सेज आफ्टर ओपनिंग हॉस्पिटल। बेसिकली हम सब जानते हैं जो वाराणसी वाला रीजन है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस चीजों के लिए ज्यादा फेमस है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वहां पर रिसेंटली एक हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया है और उनका मानना ऐसा है कि आने वाले समय में 10-15 साल में हम वाराणसी को एज अ हेल्थ केयर हब भी बनाकर सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। इन जो 10 साल की रूलिंग रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इस बीच उन्होंने करीब 25 करोड़ लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला है। पावर्टी से बाहर निकालना काम खत्म नहीं कहलाता है। अगर आपने लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला है सो उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर्स भी अवेलेबल करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो ताकि वो लोग अपनी हेल्थ को भी लेकर के कंसर्न रहे और आने वाले समय में उन्हें फिर से पावर्टी में ना जाना पड़े। क्योंकि हम सब जानते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज कहीं ना कहीं अफोर्डेबल नहीं रहती है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर चला जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, वापस से आप पावर्टी में चले जाओगे। इससे अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करो ताकि एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। उड़ीसा ब्रेसेस फॉर साइक्लोन दाना's likely arrival on Thursday। बेसिकली जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है और अंडमान सी वाला रीजन है वहां पर साइक्लोन दाना के आने के चांसेस है। आने वाले समय में हमें हो सकता है उड़ीसा में साइक्लोन दाना देखने को मिले, बट हमारी जो स्टेट फोर्सेस है, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है, वो सारी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है इस साइक्लोन को टैकल करने के लिए।
क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज टेक पार्ट इन बैक टू बैक नेवल वॉर गेम्स। बेसिकली क्वाड कंट्रीज के बीच में एक मालाबार एक्सरसाइज है जिसे हमने 1992 में एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। इंडिया और यूएसए के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज चलाई जाती थी मालाबार, उसे धीरे धीरे बढ़ाया गया और आज की डेट में चारों कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान चारों मिलकर मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती हैं। अभी रिसेंटली उसका नेवल वर्जन प्रॉपर कंडक्ट किया गया है। इस दौरान जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने आपस में कोलैबोरेट करने के लिए अपनी जो भी सबमरीन टेक्नोलॉजीज है उनको शेयर करने के लिए कोऑपरेट करने की बात की। Next one is, with a total 9.3 lakh new members, EPFO shows 9% growth in subscriber base. बेसिकली EPFO क्या है? EPFO एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स हैं उनको उनकी पेंशन हो गई, उनके लॉज हो गए, उनसे रिलेटेड हर चीज को टैकल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO बनाई गई थी 1952 में ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को हैंडल करने के लिए। सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसके तहत ये देखा गया कि ईपीएफओ में 9.3 नए मेंबर्स का एनरोलमेंट हुआ है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा इंडिया कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड चीजें प्रोवाइड कर रहा है। जो यूथ है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उनका एनरोलमेंट बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि 2.53 जो मेंबर्स हैं वो विमेन है। जो नए एनरोलमेंट्स हुए उसमें से 2.53 लैक्स विमेन्स का एनरोलमेंट है। साथ के साथ अप्रोक्स 59% जो भी एनरोलमेंट्स आए हैं वो 18 से 25 साल के बीच के लोगों के, मतलब कि जो यूथ है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का जो बेस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एक रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा हर साल पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट के तहत जो ग्लोबल लेवल पर एनर्जी की सप्लाई और डिमांड है उससे रिलेटेड चीजों को पेश किया जाता है। अभी रिसेंटली देखा गया कि जो वर्ल्ड है वो एक नए एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में एंटर कर रहा है। बेसिकली हमारे पास एनर्जी के सोर्सेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास अलग अलग फ्यूल्स, टेक्नोलॉजीज और जो क्लीन एनर्जी बनाने के सोर्सेज है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सो आने वाले समय में हम अपना शिफ्टिंग जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजीज की तरफ ज्यादा देखने को मिल सकता है। साथ के साथ ये भी देखा गया कि जो कोल की डिमांड है वो जो ये डिकेड चल रहा है इस डिकेड में अपने पीक पर रहेगी। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी एनर्जी की डिमांड हर एक सेक्टर में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 2030 तक इंडिया अपनी कोल डिमांड को लेकर के अपने पीक लेवल पर होगा। The second news is hand in hand investment forum. Basically फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 में हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम स्टार्ट किया गया था। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके तहत हम जो भी टेरिटरीज, जो भी रीजन्स जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल कम है, जहाँ पे लोग प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, उनको न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड करने के लिए, साथ के साथ उनको पावर्टी और हंगर से बाहर निकालने के लिए हैंड इन हैंड इनिशिएटिव चलाए हैं। इसके तहत हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पावर्टी की बात करता है, और 2 माल न्यूट्रिशन की बात करता है, और 10 इनइक्वालिटीज को कम करने की बात कर रहा है। इन तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल अचीव किया जाएगा हैंड इन हैंड इनिशिएटिव के द्वारा। ये इनिशिएटिव फाओ के द्वारा चलाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसे 1945 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। बेसिकली इसकी मेंबर कंट्रीज की बात की जाए तो 194 इसके मेंबर स्टेट्स है। नेक्स्ट वन इज सारथी। सारथी का फुल फॉर्म है सोलर असिस्टेड रिफर ट्रांसपोर्टेशन विथ हाइब्रिड कंट्रोल्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। बेसिकली सारथी जो भी पेरिशेबल फूड है उनको
ट्रांसपोर्टेशन में उनके लॉस को कम करने के लिए हमने एक सोलर असिस्टेड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइब्रिड कंट्रोल सिस्टम बनाया। इसके तहत क्या होगा, जो भी पेरिशेबल गुड्स है वो कम खराब होने की चांसेस है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। इसके तहत हमने जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उसको ड्यूअल कंपार्टमेंट्स की बात करें, उन कंपार्टमेंट में उस एक कंपार्टमेंट में 2 सबसेक्शंस बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर के अंतर्गत काम करेंगे, ताकि जिस फूड ग्रेन को, जिस फ्रूट को जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उसे उस टेम्परेचर पे रख कर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सके, ताकि वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह एलोकेट हो सके और हमें उससे बेनिफिट मिल सके। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। साथ के साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।